तो एक बार फिर से अर्णव गोस्वामी को उनके घर से उठा लिया गया है, जो और ज़बरदस्ती के साथ में बहुत धक्का मुक्की हुई। वो अपनी वाइफ को चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि इसको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़े गैंगस्टर को पकड़ने जा रहे हो, कोई हाफिज़ सईद वगैरह, AK-47 टंगी हुई हैं, 14-15 लोग हैं और वो सोफ़े पर आराम से बैठे हुए थे। सोफ़े पर आराम से बैठे हुए व्यक्ति को दोनों तरफ से पकड़ा जाता है और घसीट करके ले जाया जाता है और उनको बहुत ज़बरदस्ती गाड़ी में एक तरीके से धकेल करके एंटर कराया जाता है। ऐसा नहीं था कि वो भाग रहे थे, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि बूढ़े माता पिता हैं, सिर्फ मैं उनको दवाई दे दूँ, मैं कपड़े चेंज कर लूँ या जो उनको खुद नाश्ता वगैरह करना है वो कर लूँ। इतनी बात भी उनकी नहीं सुनी गई है। वीडियो तो देखा ही होगा, सुबह से चला हुआ है, ट्रेंडिंग में यही बात चल रही है कि आई सपोर्ट अर्णव गोस्वामी, इंडिया स्टैंड विद अर्णव गोस्वामी, और भी बहुत सारे जितने भी ट्रेंड चलने हैं चल रहे हैं। सोनिया सेना के लिए अलग अलग तरीके से बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं। सोनिया सेना के ऊपर सबसे पहला जो कमेंट आया था वो कंगना रनावत का आया था और वो वजह यही थी कि कंगना रनावत और अर्णव गोस्वामी ये पूरी तरीके से भाई बहन की तरह हो गए हैं कि इन दोनों के लिए ही ये सरकार बनी है और इन्हीं के पीछे पड़ने के लिए बनी है। इन वीडियोस को देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि जो सत्ता की जो भूख होती है वो कैसी होती है और वो सत्ता जब आ जाती है तो उसका नशा कैसा होता है। भूख के बाद में जब व्यक्ति जो है भर पेट से भी ऊपर तक, नाक तक भर करके खा लेता है और वो भी तब जबकि उसको बहुत लंबे समय से ना मिला हो, तो उसके बाद में वो सीधा गिर जाता है, नशा उसके ऊपर चढ़ जाता है। उस समय वो किसी की बात नहीं सुनता है। राजा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा को हमेशा हर समय बात सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। और केस क्या है? केस एक ऐसा केस जो कि बंद हो चुका था। इसमें क्या परिवार वालों ने दोबारा केस को उठाने की मांग की है? ऐसा तो नहीं है। 2018 का केस है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर है और इंटीरियर डिज़ाइनर आत्महत्या कर लेता है और एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो कहता है अर्णव गोस्वामी के ऊपर मेरे 80 लाख रुपए बकाया थे लेकिन उसने मुझे दिए नहीं हैं। और एक और व्यक्ति था कोई, उसके ऊपर कोई 4 करोड़ के आसपास रुपए बचे हुए थे, उसने भी नहीं दिए हैं। हम बहुत आर्थिक तंगी में हैं और हम आत्महत्या कर रहे हैं। ये कह करके आत्महत्या कर ली गई। इसमें केस ये बनाया गया कि उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया है इन इंटीरियर डिज़ाइनर को, जबकि ऐसा कुछ मिला नहीं, तो फिर ये केस बंद कर दिया गया। अब इसके बाद में हुआ क्या? इसके बाद में हुआ ये, केस बंद हुआ, सब कुछ आराम से चल रहा था। अभी अर्णव गोस्वामी को बुलाया गया, उनको घंटों घंटों बिठाया गया, उनसे कोई ऐसी बात नहीं मिली। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सरकार को कहा कि इस प्रकार से लोगों को परेशान ना किया जाए। अब मुद्दा एक ऐसा उठाना था जिसमें कि आप बदले की जो भावना है उसको पूरा कर सकें, और बदले की भावना के लिए आपने खोजबीन लगाई। आपकी सरकार से पहले का एक केस है, उसको आप भुना सकते हैं, और यही हुआ भी। अब मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूं कि जहां एक पूर्व फौजी को शिव सैनिकों ने दौड़ा दौड़ा करके मारा था, जहां एक आम आदमी को सिर पर उसके ट्रिमर चला करके उसको गंजा कर दिया गया था, जहां एक इतने बड़े एडिटर इन चीफ को घर से उठा करके ज़बरदस्ती आतंकवादी की तरह गाड़ी में धकेल करके ले जाया गया है, तो सोचिए कि वहां पर आम लोगों की क्या स्थिति हो रही होगी, क्या हालत हो रही होगी। महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार चल रही है वो चल ही रही है कांग्रेस की बैसाखी के ऊपर। आज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ नहीं देख रहे कि अर्णव गोस्वामी की फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई। अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो उसको सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती है। और यहाँ पर यह भी सोचना होगा बात को गहराई के साथ में कि नरेंद्र मोदी को कभी बिच्छू, कभी सांप, कभी नीच, कभी मौत का सौदागर बताने वाले लोग और हजारों गलत और गंदे नामों से नवाजे जाने वाले लोग, उन लोगों की स्थिति क्या हो अगर यही रूल सबके ऊपर लागू हो। वो समय क्या लोग भूल चुके हैं जब टीआरपी गिद्ध राजदीप सरदेसाई सर घुसेड़ करके चीज़ों को पूछा करता था, चीज़ों को पूरी तरीके से उनका नैरेटिव सेट करने के लिए वीडियोस बनाया करता था, समाचारों को प्रस्तुत किया करता था। आज की स्थिति में जबकि उसका एक पैर कब्र में है और दूसरा पैर केले के छिलके पर है,
तब भी अगर आप उसको देखेंगे तो वो नैरेटिव सेट करता हुए दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि वो प्रो इस्लामिक व्यक्ति है और एंटी हिंदुइज्म है, हिंदुओं के घोर विरोधी वो व्यक्ति जो भारतवर्ष में होने वाली घटनाओं पर भी इस तरीके की रिपोर्टिंग करता है कि जब हिंदुओं के खिलाफ होती है और किसी मुसलमान के द्वारा होती है तो वो कहता है कि किसी आदमी के द्वारा, और जब हिंदुओं के द्वारा मुसलमान के खिलाफ कोई ऐसी बात हो जाती है तो डायरेक्ट लिखता है कि हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसा किया है। जब इस तरीके के नैरेटिव सेट करने वाले लोग स्वतंत्र और आज़ाद घूम रहे हैं तो ऐसे समय में अपनी बात को प्रखरता के साथ में रखने वाले अर्णव गोस्वामी को अंदर क्यों किया गया है, उसका कारण है। अर्णव गोस्वामी ने जिस समय पर पाल घर में संतों के ऊपर हमला हुआ तो उस समय पर वो पूरी दृढ़ता के साथ में अकेला ऐसा रिपोर्टर था जो साधु संतों के साथ खड़ा रहा। जब उनके वकील का एक्सीडेंट हो गया तब उसी ने कहा था कि इसकी पूरी जो जांच है वो केंद्र और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, और सीबीआई की मांग पाल घर के लिए इन्हीं ने ही उठाई थी। दूसरी बात कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था उसमें भी जहां पर लाग लपेट हो रही थी, लीपापोती हो रही थी, 60-60 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, उस समय पर अकेले एक आर भारत ने, अर्णव गोस्वामी ने ही पूरा तहलका मचाया और सरकार को मजबूर किया कि एफआईआर भी दर्ज हो और सीबीआई जांच भी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। वही एक ऐसा व्यक्ति है जब भी कहीं पर हिंदुओं के ऊपर कोई हमला होता है तो निजी तौर पर आकर के बैठ करके वो उसके ऊपर बात करता है, चाहे वो लव जिहाद की बात हो, चाहे वो लैंड जिहाद की बात हो, और चाहे फिर हिंदुओं के संतों के खिलाफ या फिर जो आर्मी पर्सन है उनके खिलाफ कोई भी होने वाला कार्य क्यों ना हो, वो अपनी बात को प्रखरता के साथ में रखता है। लेकिन गलती ये है कि वो जहां पर बैठा हुआ है वो एक इस्लामिक हुकूमत का सपना देखने वाली पार्टी की बैसाखी पर चलने वाली सरकार है। सोनिया सेना जो कि यहाँ के अल्पसंख्यक तथा कथित अल्पसंख्यक और सीधे कहें तो मुसलमानों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा अधिनियम लाने वाली थी जिसमें कि गलती भले ही मुसलमान की हो लेकिन पिटेगा हमेशा हिंदू ही। अब आप देखिए कि जिसका प्रधानमंत्री स्वयं कहता हो कि यहाँ के जितने भी स्रोत हैं उनके ऊपर सबसे पहला हक ही मुसलमानों का है, तो वो प्रो इस्लामिक सरकार चलाने वाली पार्टी के लोग भला महाराष्ट्र में संतों की बात करने वाले किसी पत्रकार को कैसे झेल सकते थे। मैं वापस उसी बात पर आना चाहूँगा कि जब पत्रकारों की ऐसी स्थिति है तो आम आदमी की क्या स्थिति वहाँ पर होगी। और सोचा जाना चाहिए कि आज बाला साहब ठाकरे जो हैं उनकी आत्मा कितनी रोती होगी, उनको कितना दर्द हुआ होगा उस समय पर जब उन्होंने देखा होगा कि मेरे बेटे की जो सरकार है वो सोनिया की बैसाखी पर चल रही है और उसी के राज्य के अंदर साधु संतों की हत्या को भी नॉर्मल सी घटना बता करके हाथ झाड़ लिए जा रहे हैं। इस समय पर हम राजनीति के और राजनेताओं के ऐसे पाश में फंसे हुए हैं जिससे बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन नामुमकिन सा होता जा रहा है। रोजाना राजनेता लोग अपने रंग बदल रहे हैं। जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे उनके भी रंग देखने को मिल रहे हैं और वो भी चादर चढ़ाते हुए नजर आते हैं। इस कारण से अपने राजनेताओं पर नहीं बल्कि अपने धर्म के ऊपर और अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर अटल रहिए। किसी की बैसाखी पर चलने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यदि कोई अपने धर्म ग्रंथों पर और धर्म के ऊपर अटल रहने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का साथ दीजिए। अन्यथा हिंदुओं का जो गर्त में फिसलता हुआ जो पैर है ना, वो और स्पीड से बढ़ जाएगा यदि केवल और केवल आप राजनेताओं पर ही डिपेंड रहे। आज पूरा भारतवर्ष अर्णव गोस्वामी के साथ में है, आर भारत के साथ में है। आप लोग भी उनको सपोर्ट करते रहिए और उनके लिए आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि अगर आज उनके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो जब कल आपकी बारी आएगी तो आपके लिए भी आवाज़ उठाने वाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा फुल सपोर्ट है अर्णव गोस्वामी के साथ में और उस परिवार के साथ में भी जिस परिवार ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यदि ये केस
यह जो पूरी कार्रवाई है बदले की भावना से की जा रही है, तो इसका जितना ज़्यादा इसकी भर्त्सना की जा सकती है उतनी होनी चाहिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।